79 से लेकर के 2000 तक का मानवर कांशीराम जी का बोला हुआ एक एक शब्द और लिखा हुआ एक एक शब्द मैं पूरा कंप्लीट कर चुका हूँ। 11 खंड उनकी स्पीचेस के और उनकी द ऑपरेस्ट इंडियन के संपादकीय लेख हिंदी में मैं ट्रांसलेट करा करके अपने पब्लिकेशन से छाप करके बहुजन समाज में मैं पहुंचाने का काम कर रहा हूं। बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें क्या नहीं दिया? हमें सबसे बड़ी ताकत वोट की भी दी थी। इस देश में हम लोग धार्मिक नहीं थे, अधर्मी लोग थे, हमारा कोई धर्म नहीं था। हम कुत्ते बिल्ली पशुओं से भी बदतर जिंदगी जी रहे थे। अपनी जिंदगी की अंतिम क्षणों में उन्होंने हमें सबसे दुनिया का खूबसूरत धर्म भी दिया था, बौद्ध धर्म दिया था। और बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि मैंने इस आंदोलन को ठीक समय से छेड़ दिया है। लोहा गर्म होते ही मैं इसमें चोट मारना शुरू करूंगा और इस बौद्ध धर्म के आंदोलन को अगर ये फेल होता है किसी कारण तो ये दोष मुझे नहीं होना चाहिए, पूरी दुनिया के बौद्ध कंट्री के जो बौद्धिस्ट लोग हैं उनका दायित्व है इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का। आज का जो सब्जेक्ट है जिस पर मुझे अपनी बात रखनी है, सामाजिक परिवर्तन के आंदोलन में आंदोलन को प्रभावित करता मीडिया। मीडिया मेरे सलाहियत के अनुसार प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सबसे बड़ा मीडिया जिस पर जोर दिया गया माउथ मीडिया। माउथ मीडिया ऐसा मीडिया है कि जिसमें कुछ खर्च नहीं होता है लेकिन बुद्धि और श्रम का, समय का उसमें समावेश होता है। मैं बाबा साहब की पत्रकारिता को कोट करता हुआ अपनी बात को शुरुआत करूं। बाबा साहब अम्बेडकर ने 1920 में सबसे पहले मूक नायक जो अखबार निकाला उसके लिए छत्रपति शाहू महाराज ने उस समय उनकी आर्थिक मदद की। उसके बाद में बाबा साहब अम्बेडकर अपने आंदोलनों के हिसाब से अपने अखबारों का नाम बदलते चले गए। बहिष्कृत भारत, जनता, और जब वो बुद्धिज्म की ओर अपने कदम रख रहे थे तो फिर उन्होंने अपना एक अखबार प्रबुद्ध भारत निकाला। उसी तर्ज पर मानवर कांशीराम जी ने अप्रैल 79 में द ऑपरेस्ट इंडियन, मार्च 1980 को मराठी में नागपुर से बहुजन नायक, 14 अप्रैल 1980 से हिंदी में दिल्ली से बहुजन संगठक। और वो काम मात्र 50 पैसे से शुरुआत की गई। बहुजन संगठक के जो मानवर कांशीराम जी की स्पीचेस हैं, ऑपरेस्ट इंडियन का उनका शुरुआती काम है, उनके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। कुछ लोगों को मैं बताना चाहता हूँ जिनको नहीं मालूम है, वैसे ढेर सारे लोग मेरे काम को जान गए हैं। 79 से लेकर के 2000 तक का मानवर कांशीराम जी का बोला हुआ एक एक शब्द और लिखा हुआ एक एक शब्द मैं पूरा कंप्लीट कर चुका हूँ। 11 खंड उनकी स्पीचेस के और उनकी द ऑपरेस्ट इंडियन के संपादकीय लेख हिंदी में
मैं ट्रांसलेट करा करके अपने पब्लिकेशन से छाप करके बहुजन समाज में मैं पहुंचाने का काम कर रहा हूं। मैंने कल जो महिलाओं का सत्र चल रहा था, आदरणीय मैडम सुशीला ताई मोराले जिस सत्र की मुख्य अतिथि थी, मैंने ए से जेड तक उनको सुना। मेरा आपसे सभी से निवेदन है, वाम सेफ भले ही नॉन पॉलिटिकल नॉन रिलीजियस संगठन है, लेकिन आज देश की परिस्थितियां जो हैं उसका अवलोकन करके हमें काम करना पड़ेगा। मैं कहना चाहता हूं, जो लोग सिर्फ जय भीम करके एंड कर देते हैं, सिर्फ जय भीम से काम नहीं चलेगा। हम महापुरुषों के आंदोलनों का नोट लेते हुए मैं अपनी बात को रखना चाहता हूं। ये आंदोलन 1848 से, अगर हम बुद्ध को छोड़ दें तो 1848 से महात्मा ज्योतिराव फूले ने इसको शुरू किया। 1890 तक वो इसको आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास करते रहे। इस आंदोलन को 1894 में छत्रपति साहू महाराज ने टेकअप किया। 1894 में जब तक वो राजगद्दी पर नहीं बैठे थे, उन्होंने अपने स्टेट में जहाँ तक उनका राज्य था, कोल्हापुर, सोलापुर, सतारा, सांगली, मेरठ, दौड़, मैं गया हूँ कोल्हापुर में 89 में, जब कांशीराम जी 89 के इलेक्शन की कैंपेन कर रहे थे। मैं ढेर सारे स्टेटों में गया, मुझे मौका मिला इस बहुजन साहित्य के माध्यम से जाने का। तो उन्होंने अनटचेबिलिटी खत्म करने के लिए एक कानून बनाया अपने राज्य में, और जब उसका विरोध हुआ तो छत्रपति साहू महाराज ने लंदन में जाकर के केस लड़ा, और जब उनको 1902 में राजगद्दी पर बैठने का मौका मिला तो जो भूल छत्रपति शिवाजी महाराज ने की थी, राज्याभिषेक के लिए उन्होंने बनारस के एक निम्न जाति के ब्राह्मण को स्वर्ण मुद्राएं दे करके अपना राज्याभिषेक करवाया था। और आपको पता होगा, महाराष्ट्र के लोग तो सारे के सारे जानते होंगे, पैर के अंगूठे से छत्रपति शिवाजी का तिलक किया गया। यह गनीमत है। छत्रपति साहू महाराज ने उस परंपरा को नहीं निभाया, उन्होंने अपना राज्याभिषेक नहीं करवाया, और उन्होंने गद्दी पर बैठते 26 जुलाई 1902 में इस देश के सूर्य समाज को, ओबीसी को, शेड्यूल कास्ट के लोगों को 50% आरक्षण दिया। तब इस देश की यथास्थितिवादी ताकतों ने उनको ढेरों का राजा कहकर के अपमानित किया। इस आंदोलन को उन्होंने 1922 तक अपने खजाने से पैसा लगा करके, वो जानते थे कि महात्मा ज्योतिराव फूले इतने पैसे वाले नहीं थे, भले ही वो अंग्रेजी के हुकूमत में वो कॉन्ट्रैक्टर थे, गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्टर थे, इतना पैसा जरूर था, लेकिन इतना पैसा नहीं था कि जितना मेरे पास है। छत्रपति साहू महाराज ने एजुकेशन की, बहुजन समाज के लिए, बात को बढ़ाने के लिए उन्होंने कॉलेजें खोली, उन्होंने छात्रावास बनवाए, और उन्होंने एक काम उस सदी में, इतना बड़ा काम, गंगाराम कामले को, जो कल मैडम बोल रही थी, उन्होंने बताया था, गंगाराम कामले बाबा साहब अम्बेडकर की जाति, महार जाति का आदमी था, जो अछूत कहे जाते थे। उनके लिए कोल्हापुर में रेस्टोरेंट, चाय का होटल खुलवा के दिया। जब गंगाराम कामले ने कहा कि मैं अछूत हूँ, मेरे हाथ की चाय बनी हुई कैसे कोई पिएगा, तो छत्रपति साहू महाराज ने कहा कि मैं तेरे होटल पर रोजाना चाय पीने आऊँगा। अपने पैसे से
अपने खजाने से पैसा लगा करके चाय का होटल खुलवाया और वो सारे अपने स्टाफ को लेकर के रोजाना गंगाराम कामले की चाय की दुकान पर चाय पीने जाते थे। साथियों, जब राजा किसी बात को करता है तो पब्लिक भी उसका अनुसरण करती है। उसके बाद ये आंदोलन 1924 में पेरियार रामास्वामी नायकर जो गडरिया समाज बघेल समाज में पैदा हुए, ये अभी पाल और बघेल समाज को बहुत ढेर सारे लोगों को ये तक नहीं मालूम कि पेरियार रामास्वामी नायकर इस देश के ब्राह्मणवाद के सबसे कट्टर विरोधी पेरियार रामास्वामी नायकर ने सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट चलाया और उस समय चलाया जब वो कांग्रेस के मद्रास प्रांत के प्रेसिडेंट थे। गांधी ने उनको लेटर लिखा कि आप ये क्या कर रहे हैं, ये कांग्रेस का एजेंडा नहीं है, अनटचेबिलिटी खत्म करने का कांग्रेस का एजेंडा नहीं है। आप मद्रास के आज का तमिलनाडु उसके प्रेसिडेंट हैं, स्टेट प्रेसिडेंट हैं। तो पेरियार रामास्वामी नायकर ने कहा कि मैं इस सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट के लिए, भले ही कांग्रेस का एजेंडा नहीं है, ये पेरियार रामास्वामी नायकर का एजेंडा है। हम पेरियार रामास्वामी नायकर को इसलिए इज्जत देते हैं कि उन्होंने आत्म सम्मान के मूवमेंट को चलाया, हमारे लिए चलाया और 1930 में उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद ये आंदोलन बाबा साहब अम्बेडकर के हाथों में आया। 1927 में मैं कह सकता हूं कि ये आंदोलन बाबा साहब अम्बेडकर ने महाद सत्याग्रह पर जो मूवमेंट पेरियार रामास्वामी नायकर ने, नारायणा गुरु ने सेल्फ रेस्पेक्ट का मूवमेंट चलाया, उसे बाबा साहब अम्बेडकर ने 1927 में शुरू किया। मानवर कांसीराम जी ने भी सेल्फ रेस्पेक्ट सबसे पहला मूवमेंट चलाया। और जब पत्रकारों ने पूछा, बात मीडिया की हो रही है, तो उन्होंने कहा कि आप ये सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट क्यों चला रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि ये पेरियार रामास्वामी नायकर से पूछिए, उन्होंने ये रेस्पेक्ट मूवमेंट क्यों चलाया। ये बाबा साहब अम्बेडकर से पूछिए कि ये सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट उन्होंने क्यों चलाया। मैं उनको पूछ नहीं पाया हूँ, आप उनसे पूछिए। उसके बाद में बाबा साहब अम्बेडकर ने 1927 से लेकर के 1956 तक हमारे लिए सारे मोर्चों पर लड़ाई लड़ी है। चाहे वो महिलाओं के अधिकारों के लिए मामला हो, चाहे वो हमारे किसी भी तरीका के मौलिक अधिकार हो। बात जो कह रहे थे लाल साहब, मैंने उस बात को कोट करना चाहूँगा। ये सिर्फ पूना पैक्ट तक बात रुक जाती है कि हमें बाबा साहब अम्बेडकर ने 1932 में रिजर्वेशन दिया पॉपुलेशन के हिसाब से, लेकिन और भी चीज़ दी थी बाबा साहब अम्बेडकर ने। बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें क्या नहीं दिया? हमें सबसे बड़ी ताकत वोट की भी दी थी। इस देश में हम लोग धार्मिक नहीं थे, अधर्मी लोग थे, हमारा कोई धर्म नहीं था। हम कुत्ते बिल्ली पशुओं से भी बदतर जिंदगी जी रहे थे। अपनी जिंदगी की अंतिम क्षणों में उन्होंने हमें सबसे दुनिया का खूबसूरत धर्म भी दिया था, बौद्ध धर्म दिया था। और बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि मैंने इस आंदोलन को ठीक समय से छेड़ दिया है। लोहा गर्म होते ही मैं इसमें चोट मारना शुरू करूंगा और इस बौद्ध धर्म के आंदोलन को अगर ये फेल होता है किसी कारण, तो ये दोष मुझे नहीं होना चाहिए, पूरी दुनिया के बौद्ध कंट्री के जो बौद्धिस्ट लोग हैं उनका दायित्व है इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का। साथियों, मैं कहना चाहता हूं कि यह आंदोलन 1848 से लेकर के बाबा साहब तक, इसमें मैं कांसीराम जी को इंक्लूड ही नहीं कर रहा, 108 वर्ष का आंदोलन। अगर कांसीराम जी को भी इंक्लूड करूं
तो 1965 से लेकर के 2003 जब तक उनको अटैक पड़ा है, तो ये 38 साल का आंदोलन उनका भी कर लें तो लगभग ये 150 वर्षों का हमारे महापुरुषों का आंदोलन है। क्या इसे हम व्यर्थ में जाने देंगे? ये व्यर्थ में नहीं जाना चाहिए। इसका 108 वर्ष का जो आंदोलन है, मैं कहना चाहता हूं डंके की चोट पर, जो जय भीम तक सिमट कर रहना चाहते हैं, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर बनने तक, इसमें छत्रपति साहू महाराज का, इसमें बड़ौदा नरेश शाहजीराव गायकवाड़ का बहुत बड़ा सहयोग है। न डॉक्टर अंबेडकर कुछ नहीं बन पाते। इसलिए ये आंदोलन सिर्फ एक शेड्यूल कास्ट का आंदोलन न बन के रह जाए, मेरी चाहत यही है। और बकौल कांसीराम जी कहते हैं कि इस 108 वर्ष के आंदोलन का पहला परिणाम हमें कब मिला? देश आज़ाद हो रहा था। पहली 1948 में पहली सिविल सेवा परीक्षा शुरू हुई। उस सिविल सेवा परीक्षा में बाबा साहब अंबेडकर की बदौलत जो रिजर्वेशन मिला था, उसमें 2 आदमी IAS बने। एक जिसमें KR नारायण जो इस देश के मुख्यमंत्री थे 2000 में, और दूसरे एक चंडाल जाति का मजूमदार पश्चिमी बंगाल से IAS बनते हैं। एक IAS और एक IPS पंजाब से 2 चमार बनते हैं। ये आंदोलन के कारण ही हुआ, और उस आंदोलन की वजह से ये सारे महापुरुषों का जो बहुजन आंदोलन है, उसी के कारण ही हम आज सूट बूट टाई गाड़ी घोड़ा अच्छी कोठियों में रहने का हमें मौका मिला है। ये सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर तक सीमित मत रखिए इस आंदोलन को। कुछ नहीं कर पाओगे जब तक हम पिछड़े नायकों को सम्मान नहीं देंगे। आप माइनॉरिटीज में रहेंगे, आप कोई भी कुछ काम नहीं कर सकते। आपका असली प्रतिनिधित्व पार्लियामेंट में नहीं जा सकता। आपका असली प्रतिनिधित्व MLA MLC नहीं बन सकता। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि कांसीराम जी ने अपनी क्षमता से ज़्यादा सारी जिंदगी को दांव पे लगा करके इस मूवमेंट को चलाया था। और ये आंदोलन कैसा भी फेल हुआ, मैं नहीं किसी को हीरो बनाना चाहता। आप लोग सब पढ़े लिखे हैं, ये कैसे आंदोलन खत्म हुआ है आप लोग सब जानते हैं। लेकिन हमारी चाहत है कि हम इस आंदोलन को, अपनी जो युवा पीढ़ी है उसको गुलामी में न जाने के वजह से उसके लिए हमें संघर्ष करना होगा। हमें ये अपना निजी स्वार्थ छोड़ना होगा। क्या वह हमारी उम्र 62 साल हो गई, हमें क्या मिलना है? हमारा तो मूवमेंट पूरा हो गया, हमारा बेटा नौकरी कर रहा है, हम नौकरी कर रहे हैं, हम रिटायर हो गए। तो इस सोच से कुछ होने वाला नहीं है। मैं यही कहना चाहूँगा कि ये 1848 से लेकर के 1824 तक ये हमारे पिछड़े समाज के नायकों ने 76 वर्ष का आंदोलन पिछड़े वर्ग के नायकों ने चलाया है, और उसके बाद में बाबा साहब अम्बेडकर के हाथ में आया है। तो पिछड़े नायकों को हमें सम्मान देना होगा। पिछड़े वर्ग के भाइयों को ये हमारी जिम्मेदारी है। क्यों जिम्मेदारी है? इसलिए जिम्मेदारी है कि हमें 60 साल पहले 1932 में बाबा साहब के द्वारा रिजर्वेशन मिल गया था सरकारी नौकरियों में। उनको 1992 में 60 साल बाद 52% के लोगों को मात्र 27% आरक्षण मिला है। उसके बावजूद भी जो इस देश के मनुवादी लोग हैं, जो 50% पे कब्जा किए हुए हैं सरकारी नौकरियों पे, जो बैकवर्ड क्लास के लोगों को 27% आरक्षण मिल रहा है, उनके पेट में दर्द हो रहा है। और इसी बात को, क्योंकि सिंगल हो चुका है और मैं ज़्यादा अपनी बात को न बढ़ाते हुए मैंने बात अपनी पूरी कह दी है। मैं
मैं कहना यह चाहूँगा कि जो हमने काम किया है ये क्यों करना पड़ा, इसलिए करना पड़ा। बाबा साहब अम्बेडकर अगर एनिहिलेशन ऑफ कास्ट न लिखते तो मानवर कांसीराम जी उसको एक रात में 3 बार अंग्रेजी में नहीं पढ़ते और सारी जिंदगी इस मूवमेंट के लिए नहीं लगाते। तो ये हमारे पुरखों का जो इतिहास था आपको जान करके हैरानी होगी कि उनकी एकमात्र उत्तराधिकारी ने सारे रिकॉर्ड जलवा दिए गए, लेकिन उसको ये नहीं मालूम था कि AR अकेला जैसा सिरफिरा आदमी भी कोई है जिसे इसे जिंदा कर देगा। 4,500 पृष्ठों का संकलन करके कुआं खोद के पानी पीने वाले आदमी ने, किराए के मकान में रहने वाले आदमी ने, 48 किलोग्राम के वजन वाले आदमी ने ये काम, न मैं प्रोफेसर हूँ, न मैं डॉक्टर हूँ, न मैं इंजीनियर हूँ, बहुत कम पढ़े लिखे आदमी ने ये ईमानदारी के साथ काम कर दिखाया। आप पढ़े लिखे लोग हैं, संकल्प लीजिए, ये बहुजन समाज का मूवमेंट कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। जय भीम, जय फूले, जय भीम, जय साहू, जय भारत।